हम्म। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों भारत के भूगोल में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। भारत की भू आकृति विभाग। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्री और मेंस तथा अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो प्लीज दोस्तों शुरू से अंत तक देखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब देखने वाले हैं, जिसमें भू आकृतिक विभाग देखने वाले हैं। जिसमें भू आकृतिक विभाग में आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र एवं पठारी क्षेत्र। ये क्षेत्र देखेंगे और इसके साथ जितने भी विभाग आते हैं, मैदानी क्षेत्र आते हैं। मैदानी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। साथ ही साथ यह पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो जैव विविधता के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये घाट देखेंगे। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र जो मैं आपको अधिकांश भागों में बता चुका हूँ, पर्वतीय क्षेत्र सिर्फ जो राज्य में आते हैं वही पर्वतमाला बची है। जो हिमालय पर्वतमाला है, अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत क्षेत्र में ही आता है, जो कि मैं आपको 60% हिस्सा इसका मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, पठार बचे हैं। पठार में किस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और कौन सी खदानें यहाँ पे, कौन से लोहे की खदान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम, पर्वतीय क्षेत्र हो चुका है। पर्वतीय क्षेत्र देख सकते हैं आप, पर्वतीय क्षेत्र भू आकृतिक विभाग में 10.7% आता है पर्वतीय क्षेत्र। फिर पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र 18.6% आता है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र के बाद मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र आता है 43%, जो कि कृषि के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के बाद देखें पठारी क्षेत्र, तो पठारी क्षेत्र 27.7% हो जाता है। और पठारी क्षेत्र की बात करें तो पठारी क्षेत्र का जो महत्व देखें तो ये आता है खनिज पदार्थों के लिए आता है और औद्योगिक केंद्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश खनिज पदार्थ क्या होते हैं, खनिज पदार्थों का उत्पादन हो जाता है। इससे यूरेनियम की बात कर सकते हैं आप, फिर लोहा की बात कर सकते हैं, कोयले की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पठारी क्षेत्र इस दृष्टिकोण से औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी पठारी क्षेत्र से फिर महत्वपूर्ण नदियां भी निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। जैसे ये बताऊंगा आपको पूरे डिटेल। तो ये नदियां जहाँ होगी वहाँ पे कोयले की खदानें और उन्हीं घाटियों में क्या होगा, लोहा का निर्माण भी, उत्पादन भी होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं। तो मैदानी क्षेत्र आपने देखा होगा कि उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के साथ साथ पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ये भी खनिज बोल रहा, कृषि के लिए अधिक महत्वपूर्ण है और जैव विविधता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं मैदान। तो सबसे पहले उत्तरी मैदान की बात करते हैं। उत्तरी मैदान में वर्गीकरण करें, उत्तरी गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान उत्तरी मैदान, ये गंगा का मैदान बोला जाता है, या इसको सामूहिक रूप से बोल सकते हैं गंगा यमुना का और ब्रह्मपुत्र का मैदान बोल सकते हैं इसको। तो उत्तरी मैदान की वर्गीकरण की बात करें तो उत्तरी मैदान हो जाता है उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर ये वाला जो हिस्सा है पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में जो दिख रहा है असम से अरुणाचल प्रदेश में, तो ये ब्रह्मपुत्र की घाटी आती है। तो इस ब्रह्मपुत्र घाटी में जोलड़ मैदान है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र ही है। और इस वाले क्षेत्र में पूरे पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान है, जहाँ पर नदियों का अधिकांश मात्रा में नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उसी मिट्टी से डेल्टाओं का भी निर्माण हो जाता है और तटीय मैदान का निर्माण होता है। तो उत्तरी विशाल मैदान ये भारत का सबसे विशाल मैदान है। इसके आगे और इसको इधर ये वाले पश्चिमी भाग में बोल सकते हैं सिंधु सतलेज का दोआब क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र, या सिंधु झेलम का दोआब क्षेत्र, या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ये सभी उत्तरी भारत के विशाल मैदान का ही वर्गीकरण है। अलग अलग जहाँ पर नदियाँ जाती है उसी के नाम से इनके नाम गिरा दिए गए। तो ये मैदान ही है, इसका नाम भी इसी प्रकार से किए गए हैं। तो उत्तरी विशाल मैदान, लगभग इसकी बात करते हैं उत्तरी विशाल मैदान की, तो 3200 किलोमीटर पर फैला हुआ है, 3200 किलोमीटर। और बात करते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसकी लगभग आ जाती है 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई
आती है। और इसकी जो निर्माण की बात करें तो निर्माण तो प्राचीनतम जो 33 सागर था, 33 सागर में निरंतर अवसादों के जमाव के कारण, निरंतर अवसादों के जमाव के कारण इसका निर्माण हुआ है, जिससे अवसाद का जमाव हो गया। और 33 सागर में जब दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भाग जब टकराया तो वो सकरा भाग 33 भूसन्नति में निरंतर दबाव गिरने के कारण क्या हुआ है, मैदानों का निर्माण हुआ है। तो ये आपको पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार से भारत के भू आकृति विभागों का निर्माण हुआ। तो मैदान है, मैदान ये विशेष है। मैदान की बात करें तो सबसे फिर उत्तर भारत विशाल मैदान में तो आता है, कृषि के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहता है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये भी बता दूँ तो मैं आप लोगों को कि सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर बात करते हैं पश्चिमी तट और पूर्वी तट की बात करते हैं। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट में या मेंस में भी आता है, 6 मार्कर में या 6 मार्कर में आता है डिफरेंट लिखने को। तो पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिमी तट पूर्वी तट के मुकाबला में अधिक सकरा हो जाता है। कैसा है, अधिक सकरा है। और ये भी नदियों और सागरों के तरंगों के सागरों के अवसादों के जमाव के कारण ही इसका निर्माण भी हुआ है। और इसका जो नामकरण है ये राज्य व प्रादेशिक आधार पर इनका नामकरण भी किया गया है। इस सामान्य परिचय में आपको मैं बता चुका हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि जो कहाँ से ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक कहलाता है, ये कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। इसके अलग अलग नाम से नाम के, जैसे ये सौराष्ट्र यानी गुजरात की गिर पहाड़ियों से गोवा तक आता है, गोवा तक आएगा, इसे कहा जाता है कोंकण तट कहा जाता है, यहाँ तक कोंकण तट। और कोंकण तट से फिर गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है, तो कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है, इसे कन्नड़ तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है, कन्नड़ तट कहा जाता है। और कर्नाटक से केरल यानी कन्याकुमारी तक जो जाता है, जो तटीय मैदान है, उसे मालाबार तट कहा जाता है। ये आप लोगों में बता चुका हूँ। इसके बाद देखें कहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ पर अधिकांश नदियाँ समुद्र में जाके, जो प्रायद्वीपीय भारत की है वो समुद्र में जाके गिरती है, इसलिए जो पूर्व तटीय मैदान है वो श्रृंखलाबद्ध नहीं होते हुए कैसा है, गाजे के रूप में है, कटाफटा है। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान कैसा है, कटाफटा डेल्टाई क्षेत्र है। तो कन्याकुमारी से कावेरी नदी तक कहलाता है, कौन सा, कावेरी कृष्णा तक कहलाता है। ये वाला जो मैदान है ये कहलाता है कौन सा, कोरोमंडल तट कहलाता है। कौन सा मंडल, कोरोमंडल तट कहलाता है। और कृष्णा नदी से गोदावरी तक ये जो कहलाता है, ये कहलाता है कौन सा, गोलकुंडा तट। आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान में गोलकुंडा तट कहलाता है। और गोलकुंडा के आगे जो महानदी तक जाता है, इसे कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम, उत्कल तट बोला जाता है, या उत्तरी सरकार तट बोला जाता है, या कलिंग तट के नाम से जन्म जाता है। तो ये भारत के प्रमुख मैदान हो जाएंगे और अलग अलग इनके महत्व है। पश्चिमी घाट की बात करते तो पश्चिमी घाट ये जो प्राचीनतम कगार से भ्रंश कगार का निर्माण है, न कि पर्वतीय क्षेत्र का, प्राचीनतम भ्रंश कगार का निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी भाग है, जहाँ पर जलोढ़ मैदान है, उसे तटीय मैदान बोला गया है। और यहाँ पर जैव विविधता और वर्षा भी अधिक होती है। पूर्वी घाट की तुलना में यहाँ पर वर्षा भी अधिक होगी और जो जैव विविधता है, जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। और इसी पश्चिमी घाट में बैक वाटर क्षेत्र भी आता है। बैक वाटर क्षेत्र यानी कि जिसमें कायल क्या झीलों का निर्माण भी होता है। कायल झीलों यानी कायल लेगून झील भी कहा जाता है। लेगून झील तो पूर्वी घाट में भी आती है, पूर्वी तटीय मैदान में भी आती है। कौन सी, कयाल झीलें पाई जाती है, जैसे कि पुलिकट झील, इधर से पुलिकट झील है। ये अंतर भी देखे जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में अधिक सकरा भी होता है, सकरा है। और इसकी ऊंचाई इस प्रकार है, इसकी ऊंचाई अधिक है इसकी। और जो पूर्वी घाट है उसकी नीचे वो कैसा है, ऊंचा अधिक है, ऊंचा बोल रहा, सकरा है। और इसका जो क्षेत्र है इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका चौड़ा है थोड़ा सा और ऊंचाई भी अधिक है, और ये कैसा, सकरा है थोड़ा सा। तो ये 33 सागर में जब दक्षिण अफ्रीका का भाग जो त्रिभुज टकरा रहा था, उस समय इस
जो ये वाला क्षेत्र वो घनश्य कगारों के कारण निर्माण हुआ पश्चिमी घाट पूर्वी तटीय मैदान का। ध्यान हो गए। मैदान की बात करें, भारत के प्रमुख पर्वतमाला की बात कर लेते हैं। भारत के प्रमुख पर्वतमाला जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में भी हिमालय पर्वतमाला देख चुके हैं। इसके बाद देखें कहाँ पर अन्य पर्वतमाला की देखें, जैसे विंध्याचल पर्वतमाला, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद जो दक्षिण भारत में आता है वो जो पर्वतीय क्षेत्र है उन्हें कहा जाता है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये महाराष्ट्र की बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। पश्चिमी घाट लगभग 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और तटीय मैदान भी इसके समांतर ही फैला है। तो महाराष्ट्र में आता है सह्याद्री पर्वतमाला आता है। कौन सा आता है? सह्याद्री पर्वतमाला आती है महाराष्ट्र में, या सह्याद्री घाट भी बोला जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला आती है जो महाराष्ट्र में, जिसका विस्तार है महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी आती है कलसुबाई की चोटी आती है। कौन सी आती है? कलसुबाई की चोटी आती है जो 1664 किलोमीटर है, मीटर है, सॉरी मीटर है, 1664 मीटर आती है। इसके अलावा यहाँ पर सह्याद्री पर्वत वाले पर्यटन क्षेत्र आते हैं, जैसे कि विल्सन पॉइंट आता है, सनसेट पॉइंट बोलते हैं जैसे विल्सन पॉइंट, महाबलेश्वर चोटी आती, बाबा बुद्ध एवं कुद्रेमुख चोटी आती है यहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला। तो ये पर्यटन क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से, महाबलेश्वर पर्वत से 5 नदियाँ निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। इसके बाद कोयन्ना, वेन्ना, गायत्री, सावित्री, ये 5 नदियाँ निकलती है महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से। इसके अलावा डिटेल में देख सकते हैं आप। इसके बाद सह्याद्री पर्वतमाला की बात करें तो सह्याद्री पर्वतमाला में 16वीं अक्षांश रेखाएं भी इस पर्वतमाला को विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री 2 भागों में विभाजित करती है 16वीं अक्षांश रेखा। ये हो गई। फिर देखें दक्षिणी भाग में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में देखें तो कर्नाटक में आता है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी आती है। कौन सी आती है? ये वाली जो घाट है ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी आती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो अनुमेदी 2696 मीटर है। अनुमेदी बोला जाता है। ये बहुत बार एमपीपीएससी में आ चुका है। अनुमेदी 2696 मीटर और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है अनुमेदी, सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की अनुमेदी। और इस यहाँ पर फिर बात करते हैं दक्षिण में केरल में आती है, कन्याकुमारी तक जाएगी ये पर्वत चोटियाँ। इन्हें कहा जाता है इलायची पर्वतमाला कहा जाता है। कौन सी? इलायची पर्वतमाला है। या दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम भाग में बात करें तो यहाँ पर आती है कोडमम पर्वत श्रेणी आती है। कौन सी आती है? कन्याकुमारी में ये कोडमम पर्वत श्रेणियाँ आती है। ये दक्षिण का पश्चिमी घाट का ही विस्तार है, पश्चिमी घाट का विस्तार है और सबसे दक्षिण में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर बात करते हैं कर्नाटक में, जैसे अन्नामलाई में बहुत सारी पालिनी पहाड़ भी, कोडाई कनाल ये पर्वत चोटी आती है यहाँ पर और ये पर्यटन क्षेत्र भी यहाँ पे। फिर बात करते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वतमाला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नीलगिरी पर्वतमाला सबसे पहले यहाँ पर भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व लागू किया गया था। और यहाँ पर दोदा बेटा जो कि सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, 2637 मीटर है। 2637 मीटर दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी आती है। फिर बात करें आगे अन्नामलाई के बाद आंध्र प्रदेश में बात करो तो आंध्र प्रदेश में नन्नामलाई पर्वत श्रेणी आती है, नल्लामलाई। फिर आगे चले जाओ कहाँ पर? मलयगिरी, ओडिशा में आती है मलयगिरी पर्वत श्रेणी आती है। कौन सी आती है? मलयगिरी पर्वत श्रेणी आती है, मलयगिरी। और इनकी सबसे ऊंची चोटी की मलयगिरी और नन्नामलाई, इनकी ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये महेंद्रगिरी, दोनों की सीमा पर आती है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर आती है, इसे कहा जाता है महेंद्रगिरी। तो इस प्रकार से ये कौन सा? ये हो गया पूर्वी घाट हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो जाएगा और ये पश्चिमी घाट हो गया। इससे पहले मैं ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गया। इससे पहले मैं आप लोगों को कौन सा बताया? पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान, ये बता चुका हूँ। फिर बात करते हैं अन्य पर्वतमाला। तो महाराष्ट्र में एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में सिर्फ ओनली महाराष्ट्र में आता है अजंता की पर्वत श्रेणियाँ आती है। कौन सी आती है? अजंता की पर्वत श्रेणियाँ, सोनसर श्रेणियाँ, ये महाराष्ट्र में आती है। अन्य राज्यों में इसका विस्तार नहीं है। तो ये पश्चिमी घाट। फिर बात करते हैं मध्य भारत में पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं या पश्चिमी भारत में। तो पश्चिमी भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे अधिक होता है, हम लोगों को बताया।
अरावली पर्वतमाला। विश्व की सबसे प्राचीनतम और अवशिष्ट पर्वतमाला है कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम और अवशिष्ट पर्वतमाला है अरावली, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर नीस एवं क्वार्टजाइट जैसी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। नीस और क्वार्टजाइट पर पत्थर पाए जाते हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? माउंट आबू पर गुरु शिखर आता है, 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी। और इस चोटी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में बटी हुई, जिससे कि उदयपुर में मारवाड़ की पहाड़ियाँ, नरगा पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ और दिल्ली तक फैली 800 किलोमीटर वर्ग 800 किलोमीटर लंबी है, दिल्ली तक फैली है। और रायलसीमा ये दिल्ली में आती जो पहाड़ी आती है रायलसीमा हिल्स, वो इसी का विस्तार है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। विस्तार की बात करते हैं, हाँ अरावली का। फिर विंध्याचल पर्वतमाला मध्य भारत उत्तर प्रदेश में फैली है। इसके बाद राजस्थान में भी कुछ हिस्सा आता है। और ये विंध्याचल पर्वतमाला भी झाबुआ की पहाड़ियाँ, भांडेर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, और जब झारखंड में इसका विस्तार है, झारखंड तक इसका विस्तार है, तो यहाँ पर इसे पारसनाथ की पहाड़ियाँ है झारखंड में। और सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, झारखंड में आती है सबसे ऊंची चोटी सम्मत शिखर है विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। ये इसका वीडियो मालवा का पठार और इनका वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो में बना चुका हूँ, तो इसमें आपको विस्तृत बताया है मैंने। इसके बाद देखें सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आती है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और गुजरात में भी इसका विस्तार है। तो पश्चिम में आता है सतपुड़ा का हिस्सा, इससे गुजरात में आता है, इससे सतपुड़ा को राजपीपला कहा जाता है। पंचमढ़ी या होशंगाबाद में महादेव पर्वत श्रेणियाँ कहा जाता है। और जो पूर्वात्तर इसका विस्तार है, सतपुड़ा पर्वतमाला सबसे पूर्वी विस्तार को कहा जाता है मेकल श्रेणी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? मेकल श्रेणी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारत में प्रमुख इस प्रकार से पर्वत श्रेणी पाई जाती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। कौन सी आती है? गिर पर्वत श्रेणियाँ, गिर पावागढ़ की पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ, बड़ौदा की पहाड़ियाँ ये आती है। गिर पहाड़ियाँ ईसाई शेर के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है पर्वत। तो ये हो गया भू आकृति विभाग में पहाड़ी क्षेत्र आ गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया पर्वतीय क्षेत्र में। इसको मैदानी क्षेत्र में आपको बता चुका हूँ। फिर बात करते हैं पठारी क्षेत्र की, तो पठारी क्षेत्र 27.7% है। पठार की बात करें तो भारत में प्रमुख पठार आते हैं, मालवा का पठार आता है, दक्कन का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है। इसके बाद दंडकारण्य पठार आता है, रायलसीमा का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, और तेलंगाना का पठार आता है। ऐसे प्रमुख पठार है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पठार दक्कन का पठार है, जहाँ पर प्राचीनतम लावा के प्रवाह और ज्वालामुखी लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है, जो अत्यधिक क्या है? कठोर और मजबूत है, और निरंतर लावा की परतों के जमाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो लावा इसके चलते यहाँ पर दक्कन के पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी का निर्माण हुआ है यहाँ पर। तो दक्कन के पठार में लोहा और सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कर्नाटक में इसे धारवाड़ का पठार के नाम से भी जाना जाता है। और लोहे की खदानें और सोने की खदानें अधिक मात्रा में जाएगी। कोलार एवं हट्टी सोने की खदान, और बाबा कुद्रेमुख जो लोहे की खदानें हैं वो कर्नाटक में ही पाई जाती है। दक्कन का पठार सर्वाधिक किससे? काली मिट्टी से निर्मित है। और इसका विस्तार महाराष्ट्र और कहाँ पर? कर्नाटक वाले क्षेत्र में विस्तार है इसका। फिर बात करते हैं रायलसीमा का पठार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। रायलसीमा का पठार यहाँ भी काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, और चावल कॉफी के लिए अधिक उत्पादन किया जाता है इस पठार में। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तेलंगाना पठार कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। लाल पीली मिट्टी के लिए अधिक उपजाऊ, चावल के लिए यहाँ पर चावल के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी यहाँ आती है। फिर बात करें दंडकारण्य पठार, तो दंडकारण्य पठार आता है आंध्र प्रदेश में, इसका विस्तार है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार का विस्तार है। यहाँ पर भी लाल मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लाल मिट्टी के बाद लाल मिट्टी अधिक उपजाऊ किसके लिए होती है? चावल के लिए अधिक उपजाऊ होती है। सिलिकॉन की अधिक मात्रा पाई जाती है इसमें। तो दंडकारण्य पठार आता है। फिर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास हुआ है। औद्योगिक के साथ साथ खनिज पदार्थ भी अधिक मात्रा में पाए, जैसे यूरेनियम की
बेलाडीला तो छत्तीसगढ़ में आती लोहे की खदान है, बेलाडीला यहीं पे आती छत्तीसगढ़ में जो लोहे की खदान है। फिर जैसे कि सिंहभूम में लोहे की खदान और यूरेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में, यूरेनियम, मैग्नीज। और छोटे नागपुर के पठार से ही कौन सी दामोदर स्वर्ण रेखा और दामोदर घाटी नदियाँ निकलती है। और ये महत्वपूर्ण दामोदर घाटी प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और दामोदर घाटी में भारत में सर्वाधिक कोयले की खदानें भी आती है। सर्वाधिक कोयले की खदानें कहाँ पर? दामोदर घाटी में आती है। और यहाँ पर भारत में नवीनतम पेट्रोलियम की खोज भी हुई है, दामोदर घाटी में ही हुई है। और दामोदर घाटी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जो है कहाँ पर भारत का सबसे पहला टाटिस्को संयंत्र यानी लोह इस्पात संयंत्र भी स्थापित किया गया था। और छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय मैदान का हिस्सा है। क्या है? एक संप्राय मैदान का हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार। तो ये छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार। फिर सबसे मध्य में आता है, मध्य भारत में आता है, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार आता है। विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में आता है कहाँ? मालवा का पठार और अरावली के बीच। मालवा का पठार विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला के बीच आता है। मालवा का पठार जो भी ज्वालामुखी के लावा से निर्मित, लावा के ठंडे होने से इसका निर्माण हुआ है। इस कारण से यहाँ पर भी क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या काली मिट्टी पाई जाती है और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। लावा से निर्मित काली मिट्टी का निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन, गेहूं का और सोयाबीन का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला की बात ऊपर देखोगे तो बुंदेलखंड का पठार आता है। बुंदेलखंड का पठार सबसे प्राचीनतम पठार है भारत का। सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है बुंदेलखंड में। फिर बात करते थे पूर्व छोटे छोटे बहुत पुराने पठार आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग में आते हैं बघेलखंड का पठार आता है। बघेलखंड का पठार जो कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटा पठार आता है। तो इस प्रकार से पठार और पठारी क्षेत्र में क्या औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ और खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं पठारी क्षेत्र में। और पठारी क्षेत्र कितना आता है? भारत में पठारी क्षेत्र आता है 27.7% आता है पठारी क्षेत्र। शिलांग का पठार आता है। शिलांग पूर्वी भारत में शिलांग का पठार आता है। यहाँ पर लेटराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी के साथ यहाँ पर लेटराइट मिट्टी उसी स्थान पर पाई जाती है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और शिलांग का पठार यहाँ पर आता है मेघालय में। शिलांग का पठार प्राचीनतम प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। किसका है? प्राचीनतम प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है शिलांग का पठार आता है। फिर पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान ये आप लोगों में बता चुका हूँ। यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इस वाले हिस्से में गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन जैव विविधता, आपदा, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं मैंग्रोव वन। यह मीथेन गैस का भी रिसाव करते हैं और आपदा को नियंत्रण करने में और बाढ़ जैसी समस्या आने पर मैंग्रोव वन बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने गए पर्यावरण के हितैषी के दृष्टिकोण से। ये हो गए पश्चिमी तट, पूर्वी तट। इसके बाद आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिफरेंट देख सकते हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट में डिफरेंट देख सकते हैं। ये भी मेंशन बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो पश्चिमी तट की बात करते हैं, पश्चिमी घाट और इसकी घाट की बात करें तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में देख सकते हैं। तो पश्चिमी घाट कैसा है? पश्चिमी घाट अधिक कैसा है? चौड़ा आता है। तट भी ऐसा आता है, अधिक चौड़ा आता है। और पूर्वी घाट कैसा है? सकरा आता है। ये प्राचीनतम भ्रंश कगारों से इसका निर्माण हुआ है और ये पर्वतीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, लेकिन कटा फटा है। कैसा? नदियों को निरंतर डेल्टा के कारण या गार्ज बन गए हैं निरंतर, तो अलग अलग भागों में श्रृंखलाबद्ध न होते हुए अलग अलग भागों में विभाजित है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का चौड़ाई अधिक है और ये कैसा है? सकरा है। तो इस प्रकार से डिफरेंट देख सकते हैं आप। और ये भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग थे। इसमें आपको बताया पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण था। मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, पठारी क्षेत्र हो गए। मैदानी क्षेत्र में इसका उत्तरी विशाल मैदान का धरातलीय आधार पर भी अलग अलग विभाजन किया जा सकता है। धरातलीय के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजित कर, जैसे बांगर भूमि, खादर भूमि, तराई मिट्टी, तराई प्रदेश के बाद भाबर प्रदेश इस प्रकार से विभाजित किया जाता है ना धरातलीय आधार पर। जैसे तराई जो प्रदेश है जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में सबसे
पर्वतीय क्षेत्र में जब जलोढ़ मिट्टी को बहाकर लाया जाता है तो मोटे मोटे जो पर्वतीय उपजाऊ मिट्टी जो होती है, जहाँ पर जैव विविधता का अधिक विस्तार होता है, उससे कहा जाता है तराई प्रदेश कहा जाता है। और सबसे पहले बात करते हैं खादर की बात करते हैं तो खादर जलोढ़ मिट्टी द्वारा बहाकर लाए जाने वाले नवीनतम मिट्टी होती है, इसे कहा जाता है खांदर कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? खांदर कहा जाता है। खांदर जो नवीनतम मिट्टी है जो कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है। और बांगर की बात करें तो बांगर जो प्राचीनतम जो जलोढ़ मिट्टी है, परंतु कैसी है, नदियों के तटों पर होती है, जहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होता, जो प्राचीनतम पहले से ही तट का निर्माण करती है, इसे कहा जाता है बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, या इसको भूड़ भी कहा जाता है, जो अधिक उपजाऊ नहीं होती, कृषि के दृष्टिकोण से न्यूनतम उपजाऊ होती है। तो ये भारत का प्रमुख आकृति विभाग था। ये पर्वतीय क्षेत्र जो आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हिमालय की प्रमुख श्रेणी है, ये पर्वतीय क्षेत्र आता है, जहाँ पर बागानी फसलें की जाती है, चाय का उत्पादन अधिक, सेब, केसर का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग थे।